कानून व्यवस्था पर संग्राम को हम आपको समझाने वाले हैं कि क्या कानून व्यवस्था को लेकर संग्राम की स्थिति छिड़ी, कोचिंग की छत से गिरी या गिराई गई छात्रा, इस खबर को भी विस्तार से समझाएंगे। 16 करोड़ की चरस ईंट में आखिर कैसे तब्दील हो गई, इसको भी समझिए। और बिहार के इथेनॉल प्लांट की पड़ताल में क्या कुछ मिला, इसे भी विस्तार से समझाएंगे। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने विधानसभा के अंदर और बाहर जबरदस्त हंगामा और प्रदर्शन किया। राबड़ी देवी सहित विपक्षी सदस्यों ने हाथ में तख्ती लेकर नारेबाजी करते हुए गृहमंत्री सम्राट चौधरी का इस्तीफा तक मांग लिया, जिसका जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि पुलिस का इतना डर है कि आज अपराधी जेल के अंदर भाग रहे हैं। बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का 9वां दिन। बजट सत्र के 9वें दिन भी वही तस्वीर दिखी जो सत्र के शुरुआत से दिख रही है। हाथ में तख्ती लेकर विपक्षी सदस्यों का प्रदर्शन और नारेबाजी। इसमें सरकार फेल है। आए दिन हत्या, लूट, डकैती, चोरी। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आरजेडी के विधान पार्षदों ने हाथों में बैनर लेकर राबड़ी देवी के नेतृत्व में नारेबाजी की और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांगा। हम इस्तीफा करेंगे। आरजेडी के हंगामे और सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, आपराधिक घटनाएं हुई हैं, लेकिन सरकार लगातार कार्रवाई भी कर रही है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी राबड़ी देवी के आरोपों का जवाब दिया। सम्राट ने कहा, बिहार में कोई अपराधी नहीं बचेगा, इतना तो आश्वस्त करता हूँ। बिहार में पूरी तरह सुशासन है। बिहार में कानून का राज है। बिहार में अपराधी रोज भाग रहे। तो वहीं आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, आरजेडी के लोग हार की बौखलाहट के कारण ऐसे बयान दे रहे हैं। अब राबड़ी जी के मन में जो आता है बोलते हैं। असल में आरजेडी के लोग अपनी हार को पचा नहीं पा रहे। बजट सत्र की शुरुआत से विपक्ष ने अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू किया था, जो अब तक जारी है। और हाल के दिनों में नीट छात्रा सहित कई छात्राओं की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या सच में आउट ऑफ ऑर्डर हो गया? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, अमित कुमार और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष जो है वो आक्रामक है और यही वजह है कि सदन से लेकर सड़क तक संग्राम की स्थिति छिड़ी हुई है। और ऐसे में इसे समझना जरूरी है कि सदन से सड़क तक संग्राम आखिर क्यों छिड़ा है। विपक्ष लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहा है। सड़क से सदन तक विपक्ष विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। बजट सत्र के 9वें दिन भी विपक्ष विरोध करता दिखा। विपक्ष गृहमंत्री सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष को सरकार की तरफ से हालांकि जवाब भी दिया गया। जहां भी अपराध हो रहे हैं उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। कहीं भी संगठित अपराध नहीं हो रहा। अपराधी बिहार छोड़कर भाग रहे हैं। आरजेडी के शासनकाल में स्थिति खराब थी। जहां भी अपराध होता था तुरंत कार्रवाई अब हो जाती है। कहीं भी संगठित अपराध नहीं हो रहा। और आरजेडी के शासन में स्थिति क्या थी सभी को पता है। अब बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष सरकार को क्यों घेर रहा है, इसे भी समझिए। हाल के दिनों में अपराध की कई घटनाएं हुई। छात्राओं की संदिग्ध स्थिति में मौत की खबरें आती हैं और नीट छात्रा की मौत की गुत्थी अब तक अनसुलझी है। अभी तक ये सुलझ नहीं पाई है। इस पर जांच पड़ताल जारी है। सीबीआई जांच भी कर रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर समस्तीपुर से ये बड़ी खबर, ज्वेलरी दुकान में लाखों की लूट की घटना सामने आई है। दिन दहाड़े 50 लाख से ज्यादा की लूट की घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पूरा मामला खानपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां प्रियंका ज्वेलर्स में
दिन दहाड़े करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा के सोना चांदी की लूट की वारदात सामने आ जाती है। जानकारी के मुताबिक पहले एक अपराधी ग्राहक के रूप में दुकान में घुसा और इसके बाद बाइक पर सवार 3 नकाबपोश अपराधी दुकान में घुसते हैं और बंदूक की नोक पर करीब 300 ग्राम सोना और करीब 10 से 15 किलो से ज्यादा चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए। दिन दहाड़े बंदूक के बल पर लूट की घटना के बाद आक्रोश लोगों का देखिए किस रूप में फूटा और लोगों ने टायर जलाकर नाराजगी जाहिर की। आए थे ग्राहक बन के, बोले अंगूठी दिखाने के लिए, और हनुमान जी पसंद करके रख दिए, बोले अंगूठी दिखाने के लिए, बोले इससे और भारी दिखाने के लिए। ठीक है, जब एक ग्राहक आए मतलब कुछ पूछने के लिए, तब कुछ नहीं किया। ग्राहक जाने के बाद बोला सब समेत, और हमको उधर कोना में ले गए, मुंह दाब के, माथा में बंदूक सटा के, बोरा मेरे सामने में सारा सामान भर के अंदर ले गए। फिर सारा जितना भी डिब्बा था, जितना भी सारा सामान सब भर के हमको, उसके बाद बोले कि किसी को हल्ला करेगा तो गोली मार देंगे, क्यों घर द्वार सब देखेंगे। 4 पिस्टल था, 10 बार फायरिंग किया गया। पहला फायरिंग यहीं पे। अपराधी नकाबपोश थे। इस्माइल वाला मास्क लगा के आया था। ये श्रीपुर गाहर में ही प्रियंका ज्वेलर्स है और उसके मालिक हैं राहुल। अपने दुकान पर थे, करीब ये 2:42 या 3:10 पर कुछ कस्टमर के भेष में 3 अपराधी आए और लूटपाट की घटना को अंजाम दिए हैं। 2 खोखा मिला है। यहाँ पर अभी हम लोग एफएसएल टीम आ गई है और डीआईयू की टीम भी आई हुई है और हम आसपास में कई थानों को बुला लिए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मुकेश जुड़ गए हैं समस्तीपुर से। मुकेश, सवाल तो ये है कि दिन दहाड़े सब कुछ हो रहा है, हथियारों के साथ अपराधी शहर में घूम रहे हैं, घटना को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। निश्चित रूप से श्रीपुर गाहर की जो ये घटना हुई है, बीच चौराहे पे अपराधी आए और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और फायरिंग करते हुए वहां से फरार हुए। कई राउंड उनके द्वारा गोली चलाई गई और घटनास्थल से 2 खोखा भी पुलिस के द्वारा बरामद की गई। पुलिस के द्वारा दावे जरूर किए जाते हैं कि जल्द अपराधी की गिरफ्तारी होगी, लेकिन जिस तरह से अपराधी खुलेआम हथियार लेकर के इस घटना को अंजाम देने के लिए जाते हैं, तो ये पुलिस की गश्त पर भी सवाल उठता है। जो पुलिस लगातार गश्ती के दावे करते हैं, जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं, तो जब इतनी व्यवस्था है तो अपराधी कैसे वहां तक पहुंच जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और हालांकि इस मामले में पुलिस के द्वारा बिल्कुल, और इसीलिए लोगों की नाराजगी भी संभवतः सड़क पर आज नजर आई, लोगों ने विरोध को जाहिर किया। अब ऐसे में इस खबर को समझना जरूरी है कि बिहार में कब कब सोने की लूट की घटना को अंजाम दिया गया, अपराधी कैसे इस तरह की लूट की वारदातों को अंजाम आसानी से देकर फरार होते जा रहे हैं। 3 जून 2022 राजधानी पटना के गर्दनी बाग का इलाका, जहां पर लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। पटना में 8 किलो सोने की लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। IIFL गोल्ड लोन कंपनी से अपराधियों ने 8 किलो सोना लूटा था। समस्तीपुर की बात करें, दिन दहाड़े फायरिंग करते हुए ज्वेलरी शॉप से 15 से 20 किलो चांदी और 300 ग्राम सोने की लूट की वारदात होती है। एक बार फिर से समस्तीपुर में सोने की लूट हुई है और इसीलिए इस घटना के बाद से लोग कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। दानापुर में छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में छात्रा के गिरने का लाइव सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें छात्रा छत से नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर तफ्तीश जारी है। हालांकि छात्रा की मौत को लेकर लोगों में गुस्सा है। स्थानीय लोगों ने एम्स गोलंबर के पास आगजनी कर रास्ता जाम कर दिया। ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। वीडियो दानापुर में छात्रा की संदिग्ध मौत से जुड़ा है। छात्रा के गिरने का लाइव वीडियो सीसीटीवी फुटेज के जरिए सामने आया है, जो सुबह 8:12 का है, जब छात्रा कोचिंग की छत से नीचे गिर गई थी और छात्रा की मौत हो गई थी। पहले 4थे तल्ले से छात्रा के गिरने की बात आई थी, लेकिन लाइव वीडियो में छात्रा काफी ऊंचाई से गिरती दिख रही है। घर वाले पहले ही धक्का देकर हत्या की आशंका जता चुके हैं। उसके साथ जोर जबरदस्ती किया गया है, उसको उसके बाद मार के फेंक दिया गया है। वहीं एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें छात्रा ऊपर जाती दिखी थी। फिर कुछ ही देर में एक लड़का तेजी से नीचे आता दिख रहा है। आप भी इसे ध्यान से देख लीजिए। फुटेज के आधार पर पुलिस 3 लोगों को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
अभी फिलहाल कुछ लोगों से पूछताछ भी चल रही है। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना केस में हुई पुलिस की किरकिरी के बाद पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया गया है और कोचिंग को सील कर पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। घर वालों के आवेदन पर हत्या और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा खुद घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों के साथ कोचिंग संस्थान में बारीकी से जांच की। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एफएसएल की टीम के द्वारा भी स्पॉट का विजिट किया गया है। जो अन्य रिपोर्ट आ जाते हैं उसके आधार पर फिर ये पता कर पाया जाएगा कि क्या घटना हुई है। हालांकि छात्रा की मौत को लेकर लोग गुस्से में हैं। स्थानीय लोगों ने एम्स गोलंबर के पास आगजनी कर रास्ता जाम कर दिया। पहले घटना में नीट छात्रा संवेदना की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई, फिर नीट की तैयारी कर रही औरंगाबाद की छात्रा की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई और उसके बाद दानापुर में कोचिंग की छत से गिरने से एक और छात्रा की मौत हो गई। सवाल है कि क्या पटना जैसे शहर में रहकर पढ़ाई कर रही बेटियां सुरक्षित हैं? न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। तो बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठना और चिंता का पैदा होना बहुत स्वाभाविक है। अब ऐसे में खबर तो समझिए। दानापुर में छात्रा 8 बजे कोचिंग के लिए निकलती है। वक्त था सुबह के 8 बजे का। 12वीं की छात्रा का कोचिंग कुछ ही दूरी पर था। 8:12 पर छात्रा कोचिंग की छत से नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। घर वाले धक्का देकर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। सीसीटीवी में छात्रा सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। छात्रा के पीछे पीछे 2 लड़के ऊपर जाते हुए भी नजर आ रहे हैं और थोड़ी देर के बाद छात्रा बिल्डिंग से नीचे गिरती हुई दिख रही है। छात्रा के नीचे गिरने के बाद दोनों लड़के सीढ़ियों से लौटते हुए भी नजर आते हैं। लड़के बीच में रुककर लड़की का शव देखते हैं, फिर दोनों लड़के दौड़कर यहां से भाग जाते हैं। जांच के लिए एसआईटी का गठन अब इस मामले में कर दिया गया है। पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में भी जुटी हुई है। सवालों के जरिए अब इस खबर को समझिए। छात्रा जल्दी जल्दी छत की तरफ आखिर क्यों गई, यह बड़ा सवाल है। छात्रा के पीछे छत पर लड़के क्यों गए? छात्रा के पीछे पीछे जाने वाले लड़के आखिर कौन हैं? कोचिंग की छत से गिरी या फिर गिराई गई छात्रा, यह भी बड़ा सवाल है और इसीलिए अब इस पर जांच जारी है। मोतिहारी से अजब गजब मामला सामने आया। करीब 1 साल पहले यहां की सुगौली जीआरपी की टीम ने 24 किलो चरस को जब्त किया था, पर कोर्ट में पेश करने के दौरान ये चरस रखे हुए बैग से मादक पदार्थ की जगह ईंट निकलकर सामने आ गया। रेलवे पुलिस की लापरवाही को लेकर कोर्ट ने कड़ी फटकार भी लगाई है। वहीं चरस बरामद करने वाले आरपीएफ इंस्पेक्टर, जीआरपी थाना प्रभारी के साथ तत्कालीन रेल डीएसपी के खिलाफ जांच की जा रही है। मोतिहारी में एक ऐसा जादू हुआ जिसने पुलिस मुख्यालय की नींद उड़ा दी है। हुआ यूं कि सुगौली रेलवे स्टेशन से राजकीय रेलवे पुलिस यानी जीआरपी की टीम ने लगभग 2 महीने पहले 24 किलो चरस बरामद होने का दावा किया। इसे पिछले साल मार्च महीने में ही जब्त किया गया था, लेकिन जब इसे कोर्ट में पेश किया गया तो मादक पदार्थ की बजाय बैग से ईंट निकली और शक के दायरे में आरपीएफ इंस्पेक्टर के साथ ही तत्कालीन अंचलाधिकारी के खिलाफ रेल प्रशासन जांच भी कर रहा है। बता दें, इस केस में रेलवे की ओर से एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें रेल एसपी, आरपीएफ कमांडेंट और मोतिहारी के एडीएम को शामिल किया गया था। बताया जा रहा है कि जांच टीम ने अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंप दी है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिल्कुल ऐसा जादू आपने नहीं देखा होगा जहां चरस ईंट में तब्दील हो जाती है। 24 किलो चरस के ईंट बनने की अब पूरी कहानी को आप समझिए। देखिए, मार्च 2025 में सुगौली में 24 किलो चरस को पकड़ा गया था। रेल थाने की जीआरपी ने इस चरस की खेप को पकड़ा। जीआरपी प्रभारी ने केस दर्ज भी किया था। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब्त सामान को उस दौरान सील किया गया, इसे सुरक्षित किया गया। 58 दिन के बाद जब्त सामान कोर्ट में पेश किया जाता है। खोलने पर चरस की जगह इसमें से निकलती है ईंट।
कोर्ट ने इसीलिए पुलिस को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने तत्काल जांच के आदेश इसे लेकर जारी कर दिए। अब जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। लेकिन सवाल तो तब भी बरकरार हैं। घेरे में कौन कौन है वो भी जरा समझिए। तो आरपीएफ इंस्पेक्टर इस संदेह के घेरे में है, जीआरपी थाना प्रभारी संदेह के घेरे में है, अंचला अधिकारी जिसे आप सीओ के नाम से जानते हैं वो घेरे में है, जब्ती सूची बनाने वाले मजिस्ट्रेट और तत्कालीन रेल डीएसपी इसमें संदेह के दायरे में आते हैं। जांच रिपोर्ट में क्या है वो भी समझिए। तो जब्ती सामग्री की सुरक्षा में गंभीर लापरवाही देखने को मिली, सीलिंग प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ, मालखाना अभिरक्षा में गड़बड़ी के पर्याप्त साक्ष्य नजर आए, थाना अध्यक्ष मजिस्ट्रेट समेत 6 अधिकारी दोषी पाए गए। 6 अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अब क्या क्या हो सकता है वो समझिए। दोषी पाए गए अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है, निलंबन से लेकर गिरफ्तारी तक की कार्रवाई इसमें संभव मानी जा रही है। सवालों के जरिए चरस के ईंट बनने वाले मामले को समझना जरूरी है। क्या यह बिहार का सबसे बड़ी बेनामी जब्ती घोटाला है? क्या यही होता है जब्त किए गए सामान के साथ? क्या ऐसे ही मालखाने में रखे शराब को चूहे जो हैं वो पी जाते थे? यह भी सवाल है। बिहार सरकार ने पलायन रोकने की पहल के तहत राज्य में कई इथेनॉल प्लांट खोले, पर अब इनमें से ज्यादातर प्लांट बंद होने के कगार पर हैं। आखिर इतने बड़े औद्योगिक पहल की ये हालत कैसी हो गई और अभी क्या स्थिति है, इसकी पड़ताल करती न्यूज़ 18 की ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद उद्योग धंधों में बड़े इन्वेस्टमेंट के रूप में 11 इथेनॉल फैक्ट्रियां खुली। सीमांचल से लेकर मिथिलांचल के साथ ही दक्षिण बिहार में भी इथेनॉल की फैक्ट्री खुली, पर 2 से 3 साल के भीतर ही इथेनॉल फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर आ गई हैं और अब ये मुद्दा बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में गूंज रहा है। वैसे बिहार में इथेनॉल फैक्ट्री की बदहाली के कई कारण हैं। इथेनॉल फैक्ट्रियों पर केंद्र सरकार की नई नीति का असर, केंद्र ने इथेनॉल खरीद को 100% से घटाकर 50% कर दिया है। केंद्र द्वारा सप्लाई ऑर्डर में भारी कटौती की गई। मक्का के दाम में अस्थिरता का भी बड़ा असर, फंड का आवंटन कम हो रहा है। इथेनॉल को लेकर सरकार आश्वासन दे रही है कि जल्द ही इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा और सकारात्मक रास्ता भी निकाला जाएगा। लेकिन अभी स्थिति क्या है, इसकी पड़ताल की न्यूज़ 18 की टीम ने। किस तरह की सच्चाई सामने आई, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। और आइए अब इस खबर को समझते हैं। बिहार में इथेनॉल प्लांट का हाल जो है वो इस वक्त खराब है। ऐसे में न्यूज़ 18 ने सच्चाई जानने की कोशिश की। बेगूसराय, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के प्लांट की पड़ताल की गई। सबसे पहले जानते हैं कि बेगूसराय के इथेनॉल प्लांट का हाल क्या है। तो न्यूज़ 18 की पड़ताल में सामने आया कि पिछले महीने से इथेनॉल उत्पादन यहां ठप है। इसी में पहले 40 लाख हर महीने उत्पादन हुआ करता था। पहले बेगूसराय प्लांट से तेल कंपनियां पूरा का पूरा उत्पादित इथेनॉल खरीद लिया करती थी, लेकिन अब 60% उत्पादन की ही खरीद हो रही है। यहां तक कि प्लांट को बंद करने की नौबत तक आ चुकी है। प्लांट में उत्पादन कम होने का असर किसानों पर भी पड़ रहा है। पहले जहां मक्का 26 से 27 रुपए किलो खरीदा जाता था और बिकता था, वहीं अब ये 20 से 21 रुपए किलो बिक रहा है। अब हाजीपुर प्लांट का हाल भी समझिए। पहले हर महीने 25 से 26 लाख लीटर का उत्पादन यहां से हो रहा था, लेकिन अब 6 से 7 लाख लीटर का ही उत्पादन हो पा रहा है। प्लांट में करीब 250 से 300 मजदूर काम करते हैं। अब इनके रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। अब मुजफ्फरपुर के इथेनॉल प्लांट का हाल भी जरा समझिए। पहले 110 से 120 किलो लीटर इथेनॉल उत्पादन यहां पर हुआ करता था। 3 महीने लगातार प्रोडक्शन होता था, लेकिन अब हालात यह है कि सिर्फ 45 दिन ही प्रोडक्शन होता है। मैकेनिकल स्टाफ पहले कितने थे और अब क्या है वो भी समझिए। तो पहले 40 से 45 यहां पर मैकेनिकल स्टाफ होते थे, अब सिर्फ 12। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो पहले और अब में क्या अंतर है, तो पहले 15 हुआ करते थे और अब हालात ये है कि सिर्फ 7। लेबर पहले कितने थे और अब क्या है वो भी समझिए। तो 300 से ज्यादा पहले हुआ करते थे और अब सिर्फ 20 से 25 लेबर ही काम करते हैं। और इसीलिए ये रियलिटी जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि रोजगार से सीधा जुड़ा हुआ ये मसला है।